नमस्कार। आज हम वह चेहरा कहानी की चर्चा करेंगे। वह चेहरा कहानी को कन्नड़ में श्री तारा सुब्राव ने लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर NS दक्षिणमूर्ति ने किया है। यह कहानी यात्रा के दौरान घटित एक घटना पर आधारित है। असल में यह मनुष्य की सोच, उनके संस्कार एवं भावनाओं की गहराई आदि को प्रस्तुत करती है। वास्तव में किसी कार्यक्रम में भाषण देने के लिए लेखक तीर्थहल्ली जाते हैं। उनके साथ उनकी मित्र मंडली भी है। उनका एक साथी विश्वनाथ की एक पुरानी कार है, जिसमें ये सब सफ़र कर रहे हैं और गाड़ी भी वही चला रहा है। भाषण खत्म होने के बाद लेखक और उसके मित्र आगुम्बे की ओर सूर्यास्त को देखने निकलते हैं। रास्ते में वे खूब सारी बातें करते हैं, जैसे दर्शन, मनोविज्ञान, स्त्री पुरुष संबंध, पाप पुण्य, आधुनिक जीवन की उलझनें इत्यादि इत्यादि। यह सब हल्के फुल्के मजाक और उत्साह के साथ चलता है, लेकिन कुछ ही समय में सारे चर्चा के विषय खत्म हो जाते हैं। अब सभी मित्र मिलकर कोई नए विषय की खोज में लग जाते हैं। तभी एक कार उनके सामने से गुजरती है, जिसमें एक सुंदर युवती सफ़र कर रही है। वह युवती सबका मन मोह लेती है और अब सबके लिए चर्चा का नया विषय मिल जाता है। उसका चेहरा, उसकी सुंदरता आदि पर बहस होती है। उचित और अनुचित कल्पनाएं की जाती हैं। कुछ मित्र उस युवती को केंद्र में रखकर मजाक भी करते हैं। इस तरह उस युवती का सौंदर्य सभी मित्रों की सोच और व्यवहार को प्रभावित कर देता है। आगुम्बे का रास्ता बहुत सुंदर है। जंगल, हरियाली, फूल पत्तियां और लाल मिट्टी, लेकिन रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। रास्ते पर की मिट्टी धूल बनकर उनकी यात्रा को यातनामय बना देती है। युवती के कार को एक ड्राइवर चला रहा है, जिसे देखने मात्र से पता चलता है कि वह घाटी के मार्ग में वाहन चलाने का अभ्यस्त नहीं है। सूर्यास्त के बाद धूल और अंधेरा दोनों मिलकर इस यात्रा को नारकीय बना देते हैं। उस युवती को देखने के बाद विश्वनाथ और सभी मित्रों की विकृत बुद्धि जाग जाती है और सभी के मन में उस युवती को नज़दीक से देखने की चाहत उत्पन्न होती है। वह अपने पुराने फोर्ड गाड़ी को रफ्तार से दौड़ाता हुआ तूफानी गति से आगे बढ़ता है। युवती के कार के पास से गुजरते हुए उसे पछाड़कर आगे हो जाता है। लेखक इसका विरोध करते हैं, लेकिन इनको सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। विश्वनाथ को पता है कि रास्ता ठीक नहीं है। भयानक धूल है, जिसके उड़ने से घुमावदार और खतरनाक रास्ता ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है। इस पर वह यह भी सोचता है, उसके पुराने कार से जो काला धुआं निकल रहा है, उसका भी मज़ा पीछे के कार वाले लेते रहे। वह युवती और उसके ड्राइवर को बहुत परेशान करता है। उसके लिए यह एक तरह की मजाक एवं प्रतिस्पर्धा बन जाती है। अरसु तो विश्वनाथ से यहाँ तक कहता है कि युवती के कार को हल्के टक्कर मारे, जिससे उसकी कार रुक जाएगी। इसी बहाने उसके समीप पहुंचकर युवती के सौंदर्य का आस्वादन कर लेगा। इन्हीं बातों को लेकर वे आगुम्बे पहुंचते हैं। सूर्यास्त के लिए अभी पर्याप्त समय है, तो एक होटल के सामने विश्वनाथ अपनी गाड़ी रोकता है। तभी वे देखते हैं कि पीछे वाली कार, जिसमें युवती बैठी हुई है, वह बिजली के रफ्तार के साथ निकल जाती है। लेखक उस युवती की आंखों में जो भयंकर क्रोध एवं आक्रोश देखते हैं, उससे मन ही मन बहुत पछताते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें तंग करना गलत था। सूर्यास्त के अति सुंदर दृश्य का आस्वादन लेने के बाद सोमेश्वर जाने का निर्णय लेते हैं, जहां घाटी का सौंदर्य और भी सुंदर एवं
मनमोहक है। इसी बीच कहानी अचानक गंभीर मोड़ लेती है। सोमेश्वर के पास एक भयंकर दुर्घटना को देखते हैं। जिस कार को पहले मजाक और प्रतिस्पर्धा का विषय बनाया गया था, वही कार हादसे का शिकार हुई है। रास्ते के पार्श्व के मील पत्थर से कार टकरा गई है। शायद अंधेरा और धूल दोनों की वजह से यह पत्थर उन्हें नहीं दिखा होगा। साथ साथ विश्वनाथ ने इनको इतना परेशान किया था, शायद वह भी इस हादसे का एक कारण रहा होगा। इस भयानक दुर्घटना में सुंदर युवती और उसका ड्राइवर दोनों की मृत्यु हो गई है। यह घटना कहानी को एक गहरी भावनात्मक और दार्शनिक मोड़ देती है। पहले जिस सौंदर्य पर चर्चा और कल्पनाएं हो रही थी, वही अब मृत्यु के भयानक रूप में सामने आता है। यह दृश्य सब पात्रों को झकझोर देता है, विशेष रूप से विश्वनाथ और अरसू को, जो पहले उस युवती को परेशान करने में शामिल थे। अब वे आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर जाते हैं। पहले तो वे सोचते हैं यह मृत्यु नहीं, हत्या है। हत्यारा और कोई नहीं, विश्वनाथ और उनके दोस्त हैं। बाद में वे यह भी सोचते हैं हत्यारा उन लोगों में से कोई नहीं बल्कि भगवान है, जिसने युवती की सुंदरता को किसी के हवाले न करते हुए खुद ऊपर बुला लिया है। अभिप्राय चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, सभी दोस्तों के मन में गहरी उदासी घर कर जाती है। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहानी एक साधारण यात्रा से शुरू होकर एक गहरे आत्ममंथन और नैतिक जागरूकता की ओर ले जाती है। कहानी का मकसद केवल एक घटना का विवरण प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि मनुष्य की मानसिकता, उसकी दृष्टि और उसके व्यवहार की गहराई को उजागर करना है। कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक सुंदर चेहरा लोगों की सोच को भटका सकता है। सौंदर्य के प्रति आकर्षण कब विकृत कल्पनाओं और अनुचित व्यवहार में बदल जाता है, यह कहानी बखूबी दर्शाती है। जो बात शुरू में हल्के फुल्के मजाक और प्रतिस्पर्धा के रूप में चल रही थी, वही अंत में एक भयानक दुर्घटना और मृत्यु में बदल जाती है। विश्वनाथ और अरसू जैसे पात्र जो पहले उस युवती को परेशान करने में शामिल थे, अब खुद को हत्यारा मानते हैं। यह भावनात्मक परिवर्तन कहानी को गहराई देता है। अंत में यह प्रश्न उठता है, क्या यह हत्या थी या ईश्वर की इच्छा? क्या सौंदर्य किसी की संपत्ति है या एक क्षणिक अनुभव? कहानी का मूल संदेश यही है कि सौंदर्य का सम्मान करें, उसे उपभोग की वस्तु न बनाएं। हर मजाक की एक सीमा होती है और कभी कभी वह सीमा जीवन मृत्यु की रेखा बन जाती है। संवेदनशीलता, संयम और सम्मान किसी भी यात्रा या जीवन के अनुभव में अनिवार्य है। कहानी एक चेतावनी भी देती है कि मनुष्य की सोच और व्यवहार अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह दुखद परिणाम ला सकता है।